वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। वक्फ के ताल्लुक से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन, जो कांग्रेस के CWC के मेंबर भी हैं और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भी हैं। साथ ही वो हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से बनी कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रुकन भी रहे हैं। इस ताल्लुक से बात करते हैं। सब आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। वक्फ के ताल्लुक से जिस तरह से एक हलचल मची हुई है पूरे देश में, पूरे मुल्क में, क्योंकि आप बहुत करीब से उसे देखे हैं, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी थे, पार्लियामेंट में आपने इस ताल्लुक से काफ़ी बार बात भी उठाई और अपनी बात रखने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों को वक्फ के ताल्लुक से अभी भी कन्फ्यूजन है बहुत सारी चीज़ों को लेके। फिल वक्त क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप, चूँकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में होने के बावजूद आप लोगों की बात, जो कि अपोजिशन मेम्बरान थे, उनकी बात को नहीं माने गए, जितनी भी आपके सजेशन थे उसे इग्नोर किया गया, इसके बावजूद जो उन्हें करना था वही किया गया। इस ताल्लुक से आप कैसे देखते हैं? क्या एक जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वो क्या एक खाना पूर्ति थी? देखिए, एक चीज़ पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल क्यों लेके आई, क्या वक्फ से उनको दिक्कतें थे, क्यों वो इसके खिलाफ एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में उन्होंने चलाई पूरे 1 साल 1.5 साल से। एक तो उनकी सियासत ये है कि जब तक वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं करते, जब तक वो हिंदू बना मुसलमान पोलराइजेशन नहीं करते, तो वो अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ख़ासकर जब उनके पास मुद्दे ख़त्म होते आए, अब उनका राम मंदिर वाला मुद्दा ख़त्म हो गया, ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा ख़त्म हो गया, 370 वाला मुद्दा ख़त्म हुआ है, तो मुद्दा क्या है? 2024 के इलेक्शन में 400 सीटों की मांग कर रहे थे, ऐलान किए थे कि, और उनका स्लोगन था 400 इस बार 400 बार। 400 पार हुआ नहीं, क्योंकि जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे 24 के इलेक्शन में, उससे अपोजिशन पार्टीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ, कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और एक 20-25 सीट हमें आते तो सरकार भी हमें बना लेते। तो उनको लगा कि उनके सारे मुद्दे ख़त्म हो गए और उनके एजेंडे पे उनको 400 सीट नहीं मिले, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। तो उनको नए मुद्दों की खोज है। अब उनको लग रहा था कि वक्फ बोर्ड वाला जो मुद्दा है, इसको इतना मिस इन्फॉर्मेशन इसमें फैलाएंगे और इतना इसको रेकअप करेंगे ताकि, और बिल में ऐसे ऐसे प्रोविजंस डालेंगे ताकि अब जैसा बाबरी मस्जिद जैसा, एक बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो एक 50-60-70 साल जो मुद्दा चला, उसी तरीके मुद्दे जो हैं गली गली, गांव गांव, शहर शहर में मुद्दे वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके के वो प्रोविजंस उसमें लाए हैं जिससे एकदम पूरी तरीके से जो फ्रिंज एलिमेंट हम लोग जिनको कहते हैं, चाहे वो एक हिंदू कम्युनिटी में या मुसलमान कम्युनिटी में हो, उनके लिए, एंक्रोचर्स के लिए और दंगे फसाद करवाने के लोगों के लिए ये जो नई बिल जो है या इसमें जो अमेंडमेंट जो लाए, उससे उनको बहुत फैसिलिटेट करती है। ये एक परमानेंट वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं, परमानेंट दंगे फसाद करवाना चाह रहे हैं, परमानेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके, डिस्प्यूट्स क्रिएट करके, लोगों के बीच में बंटवारा करके बिना काम किए ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट की अगर बात करें तो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, 40 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें जो 4-5 जो बहुत ख़तरनाक है, जो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को गबन करने का मौका देते हैं या फिर उसे छीनने का काम कर रहे हैं, वो अहम 4 क्या है? क्या उसी पे रोक लगी है या और भी कुछ चीज़ों पर रोक लगना चाहिए था? देखिए, ये 44 जो अमेंडमेंट्स है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। झूठ के बुनियाद पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें लाए हैं, लेकिन उसमें मेजर 7-8 अमेंडमेंट्स हैं। एक जो है वक्फ बाय यूज़र है। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि जो यूसेज में है, जो अब एक मस्जिद है और उसमें नमाज पढ़ाई जा रही है, एक दरगाह है, वहाँ पे ज़ियारत के लिए ज़ायरान जाते हैं, एक क़ब्रस्तान है, वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, एक ईदगाह है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। ये वो इदारे हैं या नहीं तो वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे ये यूज़ में है, वहाँ कंटिन्यूस रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, और ये 200, 400, 600, 800 साल पहले कभी बने हैं, जिसके कागजात नहीं हैं। और ये वक्फ बाय यूज़र जैसा मुसलमानों के लिए है, उसी तरह से मंदिर बाय यूज़र हिंदुओं के लिए है, चर्च बाय यूज़र क्रिश्चियंस के लिए है, गुरुद्वारा बाय यूज़र। इस तरीके से हर मज़हब के, हर धर्म के लोगों के पास उन कम्युनिटी में ये बाय यूसेज वाले प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एक प्राचीन देश हमारा है, इसमें अलग अलग डायनेस्टीज रूल किए। कई डायनेस्टीज, हिंदू डायनेस्टीज ऐसा थे जो मुसलमानों के लिए मस्जिदों के लिए दरगाह, ईदगाह और क़ब्रस्तानों के लिए जगह दी, अलग अलग ज़मीनें दिए।
और उसी तरह से मुस्लिम जो रूलर्स थे तो वो लोग भी हिंदू मंदिरों के लिए, शमशान घाट के लिए और बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी के लिए हिंदूज को, क्रिश्चियंस को और सिख्स को उन्होंने दिया है। तो जब दिए थे वो ज़माने में पेपर राइटिंग नहीं थी, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी, कहीं लिखा नहीं जाता था, तांबे पित्तल पे लिख के दे देते थे, अनाउंस हो जाता था। हम उसके कागजात, चाहे वो हमें पूछें मुसलमानों को, या चाहे वो हिंदूज को पूछें या सिख को पूछें या क्रिश्चियंस को पूछें, तो ये पेपर्स दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन ये फैक्ट ये है कि वो इदारे एग्जिस्ट करते हैं, वो जिंदा हैं, वो खड़े हुए हैं और उसमें रिलीजियस एक्टिविटी होती है। इसका मतलब वॉक बाय यूजर का मतलब है। और ये वॉक बाय यूजर भी जो है, ये जो वॉक बाय यूजर जो फ्रेज है, जो ये डॉक्ट्रिन है, ये भी जो है कोई वक्फ ने दिया नहीं है, ये कोर्टों ने बोला है अपने अपने अलग अलग जजमेंट में। अब उसमें ये कह रहे हैं, पहले तो वो किए कि वॉक बाय यूजर को हम मानेंगे नहीं। जब हम लोग जेपीसी में हल्ला किए, हम लोग काफ़ी उसके ऊपर बहसा बहसी हुई, हम बोले कि हर कम्युनिटी में ऐसा है। जब उन्होंने बोला कि भाई अब तक जो हो गए वो हो गए, आगे से वॉक बाय यूजर नहीं होगा, और जो हो गए उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा होना पड़ेगा, और उसमें अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको वॉक बाय यूजर माना नहीं जाएगा। तो हमारा कहना यह है, वॉक बाय यूजर एक प्रॉपर्टी चली आ रही तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसा हो सकती है और डिस्प्यूटेड कैसा हो सकती है? हमारे देश में 1951 में 1991 में एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 माना जाता है। उसका मतलब है 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, उस टाइम पे जिस भी मज़हब का जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मस्जिद, मंदिर, दरगाह, चर्च, गुरुद्वारा जो भी है, वो जो था 1947 में वही रहेगा। उसके पहले क्या था हम खोद के देखेंगे, हम चेक करके देखेंगे, वो सब नहीं हुआ। सिवाय एक पे बोला गया था कोर्ट में है, वो अयोध्या वाला मसला था, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। बाकी के जैसा जो है स्टेटस को रहेंगे, इसका मतलब जो थे वैसे रहेंगे। अब इसमें वॉक बाय यूजर में इन्होंने डाल दिया डिस्प्यूटेड यूजर। वॉक बाय यूजर प्रॉपर्टीज ज्यादातर पुराने प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज में कहीं डिस्प्यूट अराइज हुए तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा, वॉक बाय यूजर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पीछे से खोलना चाहते हैं ताकि दंगे फसाद हो। संभल में इन्होंने क्या किया, काशी में, मथुरा में ये क्या कर रहे हैं, तो ये पीछे से उस एक्ट को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो है, इन्होंने ये बोला कि हम डीसी को पावर देते हैं, डीसी डिसाइड करेगा कि एक प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। हमारे प्रॉपर्टीज के मसले जो है ज्यादातर सरकार के खिलाफ हैं, सरकार ने एंकरोच करके रखी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 2013 में जो बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, शाहनवाज हुसैन साहब जो बीजेपी के उस टाइम के मिनिस्टर थे और एमपी भी थे, एमपी और मिनिस्टर थे, उन्होंने हाउस में, पार्लियामेंट में बोला है कि 50% से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की गवर्नमेंट एंकरेज करके रखी है। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी सरकार के पास है। तो हमारा झगड़ा किससे है, डिस्प्यूट किससे है? हमारा जो है सरकार से। अब सरकार से जब डिस्प्यूट है तो सरकारी ऑफिसर कैसा डिसाइड करेगा वो कि वक्फ है या सरकार की प्रॉपर्टी? तो ये बड़ा अच्छा सा वो है लॉ में, मतलब वन कैन नॉट बी ए जज इन इज ओन केस। मतलब उसके ऊपर आरोप है कलेक्टर के ऊपर, जो सरकार का आदमी है, कि भाई आपने हमारी प्रॉपर्टी एंक्रोच की। आप उसी को पावर दे रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा कि वो वक्फ की है प्रॉपर्टी या सरकार का। जाहिर सी बात है, वो तो डिक्लेयर कर देगा सरकारी है। और कहीं पे भी डिस्प्यूट अराइज होगा कि वक्फ है या नहीं, तो वक्फ के लिस्ट से उसको हटा देंगे और उसके ऊपर केस चलेगा। कितने दिन केस चलेगा उसका कोई डेडलाइन नहीं है। अब उसमें यह होगा कि जैसे ही वक्फ के लिस्ट से हटाएंगे, उधर के कुछ दंगाई जो है अल्लाह के कोई एक वहाँ पे झंडा लगा देंगे, या बोलेंगे नमाज नहीं हो सकती, या बोलेंगे वहाँ पे दरगाह में अगर दरगाह है तो वहाँ पे कोई ज़ायरीन जा नहीं सकते। कुछ इधर के सर फिरे जाएंगे, फिर ये दंगा फसाद होगा। इनका मुद्दा जो है, इनकी वोट बैंक बनाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरा इशू है। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई 20 साल 30 साल रह रहे हैं, 20 साल से 30 साल से रह रहे हैं, तो उनकी हो जाएगी, वह उसको क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब सीधा सीधा है, जो एंक्रोचर्स हैं,
जो वक्फ के प्रॉपर्टी पे 20-30 साल से रह रहे हैं, तो वो इंक्रोचर को ताकत देने वाला ये प्रोविजन है कि लिमिटेशन एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये तीसरा है। चौथा ये है कि उन्होंने ये बोला कि नॉन मुस्लिम्स इसमें रहेंगे, जबकि हिंदूज के एंडोमेंट एक्ट्स जो हैं, या मुजराई डिपार्टमेंट है, या हमारे सिख भाइयों की SGPC एक्ट है, या अलग अलग स्टेट्स में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें एकदम साफ लिखा गया है कि गैर हिंदू उसमें नहीं रहेगा, गैर सिख नहीं रहेगा, क्रिश्चियनों के इसमें गैर क्रिश्चियन नहीं रहेगा, चाहे वो ऑफिसर हो या मेंबर हो। तो हम कह रहे हैं तो वहाँ जब नहीं रहेगा तो यहाँ नॉन मुस्लिम क्या करेगा? तो नॉन मुस्लिम को डालने की इसमें बात है। इसमें इन्होंने ये कहा हम लोग अभी जो बोर्ड्स हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स उसमें हैं, अब उन्होंने कंप्लीटली नॉमिनेटेड मेंबर्स कर दिए। क्यों नॉमिनेटेड मेंबर्स कर दिए? क्योंकि जो है भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वो अपने लोगों को उसमें नॉमिनेट कर देंगे और इसी तरह का कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके दंगा फसाद करवाने का काम करवाएंगे। इस तरह के कई प्रोविजंस उसमें हैं, उन्होंने कई प्रोविजंस इस तरह के डाल दिए हैं। उसमें बार काउंसिल के लिए भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें नॉन मुस्लिम रहे मुस्लिम रहे, कुछ भी नहीं, उसमें जो है किसी पे भी ये नहीं लिखा गया कि मुसलमान रहे या नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पूरे का पूरा बॉडी नॉन मुस्लिम हो सकता है? नहीं, आप वो क्लेम कर रहे हैं कि दो ही रहेंगे, 2 एक्स ऑफिशियो नॉन मुस्लिम रह सकते हैं, और नहीं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स छोड़ के 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। इसका मतलब एक्स ऑफिशियो कितने भी रखें प्लस 2 नॉन मुस्लिम। बात ये नहीं है, बात कितने रहेंगे वो नहीं है, बात यह है कि एक भी क्यों रहेगा। जब दूसरे कम्युनिटी के बोर्ड्स में जब नहीं है, अगर आप मानते हैं कि सबको यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, तो आप वहां पे जब नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्यों रहेंगे? क्या मकसद है आपका? अभी उन्होंने कहा कि जो है अब वो उन्होंने और एक बात उन्होंने की है कि हम डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, इसीलिए नया पोर्टल बनेगा। 2013 में वामसी नया पोर्टल बना। अब वामसी में इन्हीं के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था कि 100% रजिस्ट्रेशन हो गया। जब 100% रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं आप 11 साल से सरकार में हैं और आप ही के टाइम पे 100% रजिस्ट्रेशन हुआ है, फिर दोबारा पोर्टल क्यों चाहिए? इसका मतलब आपकी सरकार ढंग से काम नहीं की, इसका मतलब आप ही के सरकार के काम को आप डिसोन कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो है छेड़छाड़ करके लोगों को तंग करना चाहते हैं। अब जब 11 साल में जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो 6 महीने में कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? आप 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि ये वक्फ बोर्ड को काम करने नहीं देना चाहते हैं, उसमें अड़ंगे डाल के, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आप तनाव पैदा करना चाहते हैं हर जगह में। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है फिर दोबारा क्यों रजिस्ट्रेशन करना है? क्या ज़रूरत है दोबारा रजिस्टर करने? अब जब दोबारा रजिस्टर करने जाएंगे, जब पेपर्स उनके पास छोटे मोटे नहीं रहेंगे, इशू नहीं रहेंगे, उसको ये लोग डिलीट करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके के प्रोविजंस ला के ये मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा का पूरा जो है बदनाम करने की कोशिश की है। अभी लेटेस्ट मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इनको पूछा गया तो फिर ये कोर्ट में ये कह रहे हैं आजकल कि 100% से ज़्यादा जो है बढ़त हुई 2013 से लेके अब तक, एक्सपोनेंशियली बढ़त, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़त हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज बना लिए 2013 के बाद में वक्फ बोर्ड ने। तो इसीलिए हम उसकी तहकीकात करना चाह रहे हैं, उसीलिए ये बिल लाए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2013 के पहले के आंकड़े आपको कहाँ से आए? जब सेंट्रल पोर्टल नहीं था 2013 के पहले, 2013 के पहले ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्ट्रेशन करने का कोई सिस्टम नहीं था। रजिस्ट्रेशन जब होते थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होते थे, या बहुत ज़्यादा कुछ स्टेट्स में जो सर्वे कमिश्नर ने सर्वे की थी वो गेजेट नोटिफिकेशन होके, किसी के पास आंकड़े ही नहीं थे। अब किसी के पास आंकड़े जब 2013 तक नहीं थे और 2013 के अमेंडमेंट में ये बोला गया कि पोर्टल आएगा और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना है, जब जाके लोग रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किए। ये अभी जो आंकड़े आप दे रहे हैं कि इतने लाख बढ़ गए, भाई उतने लाख तो हमेशा थे ही। हिंदुस्तान के 90-95% गांव में मुसलमान रहते हैं। 7,70,000 गांव हैं, उसमें 90-95% मान लेते 7 लाख गांव में जो है मुसलमान रहते हैं। और जहां मुसलमान हैं मिनिमम एक मस्जिद रहेगी, एक दरगाह तो रहेगी, कब्रिस्तान रहेगा, ईदगाह रहेगा।
अब एक एक एकड़ में मस्जिद और कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह छोड़ भी दूं, कब्रिस्तान और ईदगाह भी अगर ले लूं, अगर एक एक एकड़ भी अगर हो गया जमीन, वो 1 एकड़ हो तो 2 एकड़ हो गए, तो इसी के आपको जो 15 लाख एकड़ जमीन होना चाहिए। तो आप ये जो लोगों को गुमराह करने के लिए गलत आंकड़े दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है 9 प्रॉपर्टीज थे 2013 में, इसका मतलब क्या हुआ? अरे पूरी दिल्ली में वो जमाने में 70% मुसलमान थे, 80% मुसलमान थे। अब वहाँ पे इतने मस्जिदें हैं पुराने, इतने दरगाहें हैं, इतने कब्रिस्तान हैं, ईदगाह है, और गांव में वहाँ सब भी है। मतलब 9 ही थे आपके हिसाब से 2013 में, और जितने बने 9 के बाद बने। तो ये गलत तरीके से ये जो प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं, इसमें एकदम साफ है कि जो है ये लोग गुमराह करके दूसरे कम्युनिटी के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ज़मीनें हड़प ले रही है, वक्फ बोर्ड ज़मीनें छीन ले रही। अब ट्राइब्यूनल का ये कहते हैं कि उसका फाइनलिटी का पावर नहीं होना चाहिए, बट दूसरे मज़हब के जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसको जो है फाइनलिटी का पावर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि ये वक्फ का ये ट्राइब्यूनल है, ये वक्फ का ट्राइब्यूनल नहीं है। गाँव में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वक्फ के लिए, वक्फ का नहीं है, वक्फ के लिए, वक्फ के इश्यूज देखने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसमें एक जज होता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, जो इस्लामिक स्कॉलर होता है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक तीसरा सीनियर IAS ऑफिसर होता है। अब ट्राइब्यूनल जो 19 ट्राइब्यूनल हिंदुस्तान में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको फाइनलिटी का पावर है, यहाँ फाइनलिटी का पावर नहीं। और आप कहते हैं कि जो है वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पे हाथ रखेगा तो वक्फ हो जाएगा। अगर वैसा है तो इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई और रूल नहीं है, रेवेन्यू रूल्स नहीं है, इसका मतलब लैंड रूल्स नहीं है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई भी पहाड़ को देखेगी, ये पहाड़ हमारा करके रजिस्टर कर लेगी। ना वक्फ बोर्ड खुद ही सी कोई रजिस्ट्रेशन कर सकती है, ना वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि उनके पास कोई केस आया है, कोई कंप्लेंट आया है, वो तहकीकात करेगी, पूरे पेपर्स उसके देखेगी, उसके बाद वो कलेक्टर के पास भेजेगी, कलेक्टर तहकीकात करेगा, सर्वे कमिश्नर सर्वे करेगा, जब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जब स्टेट गवर्नमेंट फिर से तहकीकात करा के उसको गेजेट नोटिफिकेशन में अगर है तो एंट्री करेगी, नहीं तो रिजेक्ट कर देगी। और इतने केसेस हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड के पास कंप्लेंट आया है और वक्फ बोर्ड बोली है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ट्राइब्यूनल के पास कंप्लेंट आया है और ट्राइब्यूनल बोली कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो कॉन्ट्ररी टू दैट ये लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में बात फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई भी ज़मीन अपनी कर लेती। नहीं, एक तरफ ये फैला जा रहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन खुद मुस्लिम लीडरान, कांग्रेस लीडर ने हड़प की है। पार्लियामेंट में तो लिस्ट बताया गया, लेकिन गैर कानूनी कब्जे को छुड़ाने के लिए इस अमेंडमेंट में कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली इसके पहले वाले जो अमेंडमेंट में कब्जे से गैर एनक्रोचर्स के कब्जे से छुड़ाने के लिए सारा प्रोविज़न दिया गया था, और जो एनक्रोचर है उसके लिए सज़ा 2 साल की दी गई थी। इन्होंने सज़ा 1 साल कर दी, उसको क्रिमिनल एक्ट नहीं बताया है उसमें सिर्फ एंक्रोचमेंट वाला इशू उसमें डाल दिया है। और ये बिल को मजबूत करने के लिए, बोर्ड को मजबूत करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। एंक्रोचर्स को साथ देने के लिए और उनको लेवरेज देने के लिए इसमें प्रोविजंस इन्होंने कर दिया। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरों ने हड़पा है, मुस्लिम उसमें कांग्रेस लीडरों ने, अब जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस ही थी। भारतीय जनता पार्टी इधर 15 साल से 20 साल से जीतना शुरू की है। अब सारे जगह वक्फ में जाहिर सी बात है कांग्रेस के लीडर्स थे, या कांग्रेस के नहीं भी थे तो कांग्रेस के सरकारें थे। अब जो मुसलमान जो एंक्रोच किए हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि मैंने बहुत देश भर में घूमा हूँ, यहाँ पे कर्नाटका में वक्फ बोर्ड का मेंबर रह के मैंने काफ़ी स्टडी की है, ये दरगाह के आसपास जो गरीब मुसलमान जो आके अपने झोपड़े वोपड़े डाल के जो रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो वक्फ की लैंड है, उनको यही पता ही नहीं कि उनको ये पता नहीं कि वो दरगाह की ज़मीन है। अब क्योंकि जो है गरीब हैं, दरगाह के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास उनको लगता है कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अपना 10 गज़ का 15 गज़ का जो है अपना झोपड़ा डाला, उसमें गुजारा कर रहे हैं। मैं उसको अब लीगल टर्म्स में इंक्रोचमेंट है, मुझे लगता है कि जो है उनको इल्म ही नहीं है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ कुछ जगह जो है जिनके हाथ में सत्ता थी, कुछ कुछ जगह जो है कुछ बदमाशियाँ किए रहे हैं।
अब वो अगर उन्होंने इंक्रोच किया है तो हड़प लिया है ज़मीन, तो सरकारों को देखना था। अब सरकार ठीक है, कांग्रेस की जहाँ सरकार है कांग्रेस की सरकार को देखना था, भाजपा की सरकार जहाँ है भाजपा की सरकार को देखना था। अब ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने हड़प लिया उन्होंने हड़प लिया, तो भाजपा सरकार पिछले 11 साल से है, तो आपने क्या कदम उठाए? आपने क्यों उनके ऊपर केसेस नहीं किए? क्यों आप उनको कोर्ट तक खींचे नहीं? क्यों वो ज़मीनें वापस आप नहीं ली? तो ये तो कुछ किए नहीं। और जहाँ तक वो पार्लियामेंट में कर्नाटका के इशू पे उन्होंने जो बोला है कांग्रेस ने, तो हम पूछना चाहते हैं भैया, अगर वो वाकई में सच है तो उसके बाद 2 सरकारें भाजपा की थी कर्नाटक, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आपको लगता है एक बार तो बिल टेबल भी हुई थी अनवर मनपाल की। हाँ, अब क्यों आने? कंपाइलेशन ऑफ कंप्लेंट्स को जो है रिपोर्ट नहीं माना जाता। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कमीशन का रिपोर्ट जब माना जाता है, जब उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, जब जाके देखते हैं, प्रीमा फेस केस उसमें होना चाहिए। सिर्फ एक कंप्लेंट पे जो है उसको ये नहीं माना जाता कि किसी ने, अब देखिए बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं एक के ऊपर दूसरे के ऊपर, 50 आरोप आज भी लगे हुए हैं, बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर भी हमारे लगे हुए हैं जो बोर्ड में हैं, वो लीडर्स के ऊपर भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रूफ होना चाहिए। उस प्रूफ होने के बाद, पता चलने के बाद ये फाइंडिंग्स में आना चाहिए कि फलाना ने इंक्रोच किया, जब हम मानेंगे कि ये इंक्रोचमेंट है। हुआ भी होगा, 1-2 लोग किए। अगर कोई कहीं इनाग्रेशन के लिए कोई बिल्डिंग के लिए जा रहा है, अब कह रहे हैं कि जो वफ के बिल्डिंग में वफ के ज़मीन पे इंक्रोच करके किसी ने बिल्डिंग बुलाया, ये फलाना नेता उसके इनाग्रेशन में गया था, अब वो कंप्लेंट हो गया, तो नेता की क्या गलती होगी? तो इस तरीके के एलिगेशंस हैं, सरकार को उसमें देखना चाहिए। भाजपा की सरकार पिछले 11 साल से है, ये कोई एक कदम भी नहीं उठाई इस डायरेक्शन में। उल्टा जो है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे वक्फ बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए, वक्फ काउंसिल आज भी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था। अच्छा, जब वक्फ की बिल पेश हो रही थी, अमेंडमेंट बिल पेश हो रही थी, उस वक्त राहुल गांधी गैर हाजिर थे, क्यों? कौन बोले गैर हाजिर थे राहुल गांधी? उस वक्त नजर नहीं आया? नहीं, बिल्कुल वो थे, और सुबह के 4-5 बजे तक जब वोटिंग हुई, जब तक भी वो हाउस में थे, लोकसभा में। और सोनिया गांधी जी सुबह के 5-6 बजे जब मैं राज्यसभा में जब वोटिंग हो रही थी, जब तक सोनिया गांधी जी थे, खरगे साहब थे, प्रियंका गांधी जी थी, सब हमारी लीडरशिप पूरी थी। इनफैक्ट जब लोकसभा में बिल 2024 में पेश की गई थी, जब जो पहला रिएक्शन अपोजिशन कांग्रेस की है, हमारे लीडर केसी वेणुगोपाल जी ने उठ के पूरा अपोज किया उतना, और सारे पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन राहुल गांधी उस पर कुछ बोले नहीं। अपोजिशन पर राहुल गांधी तो बहुत बोले, कई जगह बोले। अब होता क्या है ना, जेपीसी में बहुत सारे लोग थे, मैं राज्यसभा से जेपीसी में था, गौरव गोगोई और जावेद भाई और इमरान मसूद साहब लोकसभा से थे। वहाँ से क्योंकि टेक्निकल बिल है, वहाँ से ओपन अप करने के लिए गौरव गोगोई को दिया गया चांस। वो डिप्यूटी लीडर हैं, जेपीसी के मेंबर थे, बहुत आर्टिकुलेट है, उनको दिया गया क्योंकि टेक्निकल चीज़ें समझते हैं। और राज्यसभा में मुझे चांस दिया गया ओपन करने के लिए, और मुझे इसलिए चांस दिया गया, एक तो मैं जेपीसी का मेंबर हूँ, दूसरा जो मैं बोर्ड मेंबर पहले रह चुका हूँ, तीसरा जो है मुसलमान हूँ, इसलिए ओपन अप करने के लिए गया। और राहुल गांधी जी का ही वो स्टैंड था पार्टी के अंदर, और खरगे साहब का वो स्टैंड था पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इफ्स एंड बट्स में नहीं गई, एकदम क्लियर स्टैंड ली, 100% उसका विरोध करने का स्टैंड लिए, और उसके चलते सारे अपोजिशन पार्टीज भी उसी तरह का स्टैंड लिए। और लोकसभा में जब दोबारा बिल पेश हो रही थी, उसके एक दिन पहले लोकसभा के और राज्यसभा के सारे अपोजिशन पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया था, और उसमें खरगे साहब और राहुल गांधी जी चेयर किए, सबको कन्विंस किए, और वन साइडेड स्टैंड हुआ, जिसके वजह से हमें ज़्यादा वोट बिल के खिलाफ में इकट्ठा हुए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जो इंडिया अलायंस का जितना वोट था उससे ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी कि आपको दूसरे पार्टीज के भी, जो हमारे इंडिया अलायंस में नहीं है, वो पार्टीज का भी सपोर्ट हमें मिला, क्योंकि क्लियर स्टैंड था, और वो खरगे साहब और राहुल जी का ही स्टैंड था। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था बीच में, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ मेंबरान बैठे हुए हैं, बीजेपी के भी हैं, आप लोग भी हैं, सब मतलब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ एक वीडियो आपने देखा होगा। देखिए, एक चीज़ आप लोग को समझना चाहिए, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो है, और पॉलिटिक्स में ही हम किसी की विचारधारा के खिलाफ होते हैं, नंबर 1, हम उनकी सोच के खिलाफ होते हैं, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ होते हैं, उनके प्रोग्राम्स के खिलाफ होते हैं। अब पार्लियामेंट्री की जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज़ हैं, और ऐसा जेपीसी और सेलेक्ट कमिटीज़ भी होते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या है
जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है, मीटिंग से बाहर जो हम चाय पे सबको ऑफिशियली सब इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, लंच का टाइम होता है तो लंच करते हैं, फिर मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। उसी तरीके से वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो वीडियो कट करके वायरल किए हैं उसमें, मुझे लगता है कि वो आखिरी मीटिंग थी वो, या मैंने पता नहीं कौन सी मीटिंग का उसने लिया कि वो बीच में जब ब्रेक होता है चाय का और लंच का, जब सारे इकट्ठा बैठते हैं, ऐसा नहीं होता कि अपोजिशन जाके अलग बढ़ जाती है और गवर्नमेंट के लोग अलग बढ़ जाती है। किसी वो चेयरमैन साहब का कोई पर्सनल कोई कमेंट था, पर्सनल कोई कमेंट था चेयरमैन साहब का, उसके ऊपर सारे लोग हंस रहे थे। उसमें ये कह रहे थे, मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ पार्टीज, उनका इशारा नीतीश कुमार जी की तरफ था, उनका इशारा वो रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं एमपी हैं उनके तरफ था। अब वो कह रहे थे कि एक ज़माने में ये लोग बहुत सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे, ये बिल के बाद उनका भी ब्रांडिंग कम्युनल हो जाएगा, इस तरह से कुछ बोल रहे थे और कुछ पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस कर रहे, मतलब कुछ छेड़छाड़ हो रही थी। तो वो हिसाब से उसको जो हम जिस तरह से स्प्रेड किया गया, अलग अलग नाम लिख के जो हम फलाने उनके साथ बैठे, फलाने उनके साथ बैठे, सारे नेता एक हैं, हाँ सारे नेता एक हैं, वो हैं करके लिखे, ये जो भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि लड़ते हैं, वाइसफरसली अपोज करते हैं, और रिसर्च करके जाके मेहनत करके जो अपने पूरा टाइम लगा के, ताकत लगा के, पूरा रिसर्च करके इकट्ठा करके पॉइंट जाके, चाहे वो टीवी चैनल्स में हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, नेता लोग ही लड़ते हैं। वो उनकी विचारधारा पे अटल रहते हैं, हम हमारी विचारधारा पे अटल रहते हैं। और इनफैक्ट जो है वो हम लोगों का क्लियर स्टैंड होने की वजह से हमें जितने बिल के खिलाफ जितने वोट आना था उससे कई ज़्यादा वोट बिल के खिलाफ आए। वो हमारा जो एकदम क्लियर और पक्का स्टैंड था उसकी वजह से आया। अच्छा, आप कर्नाटक में देखे होंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले कर्नाटक सरकार ने वक्फ की रजिस्ट्री पे रोक लगाई थी। जितने भी नोटिस जारी किए थे वापस लेने का सीएम साहब ने उसे आदेश दिया था। तो कहीं ना कहीं वक्फ के जो कानून हैं, वक्फ के उन्होंने उसे इग्नोर करके वो नोटिस को जारी किया। देखिए, आपका इशारा बीजापुर वाले इशू पे, बीजापुर वाले इशू पे जिस तरह से नोटिस दिए गए थे, एक तो जो माहौल हिंदुस्तान में चल रहा था वक्फ को लेकर, पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुई थी और उसके बाद में जेपीसी बनी थी, जेपीसी में ज़ोरों शोर से बात चल रही थी, काफ़ी हंगामा हो रहा था। उसके बाद कई चुनाव का इलेक्शंस भी चल रहा था। वैसे टाइम पे जो है इकट्ठा इतने नोटिस देने का वो पता नहीं कहाँ से सवाल पैदा हुआ, वो कौन किसको डायरेक्शन दिए पता नहीं। मैंने उस टाइम बीजापुर की हद तक बात नहीं, नोटिस सारे कर्नाटक मैं बोलता हूँ तो डीसी को भी मैंने बात किया था, फिर उन्होंने बोला कि गैजेट नोटिफिकेशन में था तो मैं उसमें रूटीन में दिया, ये वो करके दिया। उसमें उसको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बीजेपी ने उसको इस्तेमाल कर ली। 5 इश्यूज़ को उन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल किए। एक मुनम्बम केस केरला का, जिसमें क्रिश्चियन फिशरमैन है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी है करके। दूसरा, ये एक जो गांव है तमिलनाडु का, जहाँ पे एक बोला गया कि एक मंदिर वक्फ में है, उसमें भी जो है वक्फ का कोई डायरेक्शन नहीं था। एक रेवेन्यू ऑफिशियल गलती से सर्वे नंबर गलत उसमें एंट्री कर दिया था वक्फ में। तीसरा, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था, वो भी वक्फ का नहीं था वो, लेकिन झूठ मूठ का ये बोला गया था। चौथा बीजापुर का था, जहाँ पे एक बोला जा रहा था कि 15,000 एकड़ या 12,000 एकड़ ज़मीन वक्फ ने क्लेम कर दिए थे। वक्फ ने नहीं क्लेम की थी उसको, उन्होंने वहाँ पर डीसी ने उनको मेरे लगता है कि 150 या 200 एकड़ पे कुछ नोटिस उन्होंने दी थी। वो भी उन्होंने वक्फ में लिखा नहीं था, या नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया था, सिर्फ नोटिस दी थी क्योंकि वो गेजेट नोटिफिकेशन में थे। मुझे लगता है कि वो लैंड्स इनाम अबॉलिशन या लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पे वो हमारे वक्फ के थे और चले गए थे, और वो किसान को फार्मर्स को दे दिया गया था। अब जैसे ही ये नोटिस गए तो वो भी पैनिक हो गए और उसका बीजेपी फ़ायदा उठाए। चौथा था। पांचवा जो है 123 जो प्रॉपर्टीज़ दिल्ली में जो यूपीए सरकार के टाइम पे वापस वक्फ को दिया गया था, जिसका मैंने जिक्र मेरी स्पीच में पार्लियामेंट में किया था। ये 5 इश्यूज़ को बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने उठाया और इतना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उन्होंने किया ये 5 इश्यूज़ को लेके, जिससे जो है लोग
आम आदमी भी ये यकीन करने लगा कि वक्फ बोर्ड गलत तरीके से प्रॉपर्टीज़ क्लेम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड गलत तरीके से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं। ये बड़ा कैंपेन उसमें हुआ था। इसका क्लैरिफिकेशन काफ़ी हद तक हम लोगों ने पार्लियामेंट में दी है, लेकिन कैंपेन हुआ था और पॉलिटिकली हम लोग को नुकसान भी बहुत उसमें हुआ। अब बिल्कुल वफ़ के ताल्लुक से अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, चूँकि कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया गया है कि इस चीज़ पे नहीं करेंगे, अभी सुनवाई भी होने वाली है, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में किस तरह से इसका फैसला हो सकता है? देखिए, हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत चलती है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और ये भी है कि एक प्रिंसिपल चेक्स एंड बैलेंसेस है। एक गवर्नमेंट के 3 जो हिस्से हम मानते हैं, उसमें एक दूसरे के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस करते रहते हैं। हम एक बिल पास हुआ है, अगर वो बिल को रोकना है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके डिक्लेयर करना है, या नहीं तो उसमें सर्टन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, या नहीं तो उस पर स्टे देना है, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। उसके लिए पिटिशंस फाइल हुए हैं और वहाँ पे जो लकीली जो है, जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, वही सवाल हमारे जेपीसी में और पार्लियामेंट में पूछे गए थे और सेम सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है। अब अल्टीमेटली क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उम्मीद ये है कि कोर्ट में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जा रहा है। कई इश्यूज़ में इस तरीके के जो इश्यूज़ आए, कभी यूपी में आए, कभी दिल्ली में आए, कभी मदरसास को बंद करने का एक सर्कुलर जारी हुआ था एनसीपीसीआरसी, लेकिन उसमें कोर्ट ने रोक दी। अब वो जो संभल वाले इशू में कोर्ट ने रोक दी, बुलडोज़र जो चला रहे थे कोर्ट ने रोक दी। तो हो सकता है इसमें भी जो हम स्टे दें, अब कितने प्रोविजंस पे दें पता नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी अपहोल्ड करेगी। अच्छा, पहलगाम मामले में, कश्मीर का जो पहलगाम मामला हुआ था, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या जिस तरह से एक हादसा हुआ, अफसोसनाक हादसा, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के जो बयानात आए बिहार में, जिस तरह से उन्होंने बात की, और अभी जो ताज़ा सिचुएशन है कि पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, बहुत सारे पार्लियामेंट्रियन भी कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो एकदम साफ है कि एक आतंकवादी हमला जो है बैसरान मेडोस में पहलगाम पे हुआ था। ये दहशतगर्द आए, कुछ लोगों को मारे, 26 लोगों को। ये सबसे बुरा उसमें ये हुआ कि मज़हब पूछ के मार रहे थे। अब ये कौन इसके पीछे हैं, पाकिस्तान इसके पीछे, ये भी एकदम बाय एंड लार्ज प्रूव हुआ है और कुछ लोग क्लेम भी किए हैं। वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर ने उसके कुछ दिन पहले उसी तरह की बात भी कही थी। तो बाय एंड लार्ज जो एस्टेब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे। अब सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिला था या नहीं था? हमारी पार्टी दो CWC मीटिंग की इस पे, और दोनों टाइम रेजोल्यूशन में एकदम क्लियरली हम लोगों ने मेंशन किया कि हम इस आतंकवादी हमले के ख़िलाफ़ हैं, हम उसको कंडम कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए आतंकवाद ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए, या नहीं तो उन आतंकवादियों को पनिश करने के लिए। कोई भी ख़त्म बोले हम उनके साथ में हैं, ये एकदम क्लियरली हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी साहब जो है क्लियरली बोले हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक भी किसी की जान जाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसकी जान जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज के देश में ये कोई वार का बैटल्स का ये कब्ज़ा करने वाला यरा में हम जी न रहे, हम तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को, हमारी सरकार को बोल्डली स्टेप्स लेना चाहिए। एक दूसरा जो है सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस का फेलियर का हम लोगों ने बात की है। तीसरा हम लोगों ने ये पूरे देश भर में लोगों ने ये कहा कि ऐसे टाइम पे, ऐसे नाजुक मोड़ पे हम लोगों को एकता का मुजाहरा करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, मैं गया था कश्मीर में, वहाँ देखा था, वहाँ पे जब ये आतंकवादी हमला हुआ था, हमला होकर जब आतंकवादी वहाँ से निकल गए, बहुत सारे वहाँ के लोकल मुसलमान कश्मीरी लोग जो गाइड थे, जो
पोनी ड्राइवर्स थे जो घुड़सवार जो करवाते थे, वो लोग इन लोग को बचा के कंधों पे बिठा के पीठ पे बिठा के पीठ पे लाद के नीचे तक लेके आए, जो ऊपर से नीचे तक पहलगाम बेस्टर्न वाले से नीचे पहलगाम तक 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, कंधे पे लाद के उन्होंने लेके आया, अपने घरों में रखा, उनको खाना दिया, उनको सिक्योरिटी दी, उनको सेफली एयरपोर्ट तक 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने मुजाहरा किया है पूरे कश्मीर वाले में, जम्मू रीजन में पूरे जो है कैंडल लाइट मार्चर्स, प्रोटेस्ट सब एक होके उन्होंने एक मुजाहरा किया है। उसी तरह से देश भर में भी लोग किए हैं। तो हम लोगों ने 3 चीज़ बोली, एक जो है हम बिल्कुल कंडम करते हैं इस एक्ट को, दूसरा जो है हम हमारी गवर्नमेंट को हमने ऐलान किया गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे, जो भी वो एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने ये अपील की है कि सारे हिंदुस्तानी जो है एक तरफ खड़े होके ऐसे हादसों के खिलाफ रहना चाहिए, खिलाफ हो, और यहाँ पे हम लोग इसका गलत फ़ायदा हम पॉलिटिकली ना उठाएं। बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मजहब पूछ कर मारने वाला जो सिलसिला है वो नया नहीं है। हिंदुस्तान में भी कई बार जो है इस तरह के मानसिकता रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जो मजहब पूछकर हमला किए हैं, कई लोगों को कत्ल किया है। तो ऐसे लोगों को सरहद के पार हो या हिंदुस्तान में हो, ऐसे लोगों की मानसिकता पर लड़ने की ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, हम जब कह रहे हैं कि मज़हब पूछ के मारना है, मज़हब बिना मज़हब पूछे मारना, जो वायलेंस किसी भी खिलाफ का, मर्डर, किलिंग, टॉर्चर, हरासमेंट जो कहीं पे भी हो उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ हमेशा हम लोग बोलते आए हैं। ये गांधी का देश है, नेहरू, पटेल, अबुल कलाम आज़ाद का ये देश है। इसमें जो है बड़ी मुश्किल सी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ के एक ऐसा देश हम लोग बनाने की कोशिश की है जहाँ पे भाईचारा हो, जहाँ चैन व अमन हो, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत पीसफुली ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पे मार धाड़, गाली गलौज, मर्डर, मॉब लिंचिंग, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो कहीं से भी हो। और जाहिर सी बात है, आतंकवाद, हम तो हमेशा बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन आतंकवाद ही जो है, टेररिस्ट एक्टिविटी, दहशतगर्दी जो अपने आप में एक मज़हब है। वो किसी मज़हब के नहीं होते, लेकिन वो अपने आप में एक मज़हब है। तो उसकी हम लोग को मजम्मत करना है, कंडम करना है, लेकिन उसके साथ में हम लोग ये अंडरलाइनिंग है कि जो है किसी एक इंसिडेंट को लेके हम नहीं करें। हम ये जनरल नॉर्म होना चाहिए कि कोई किसी को मज़हब को लेके या बिना उसकी मज़हब देखे आतंकवादी एक्टिविटी हो या मॉब लिंचिंग हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी वक्त दिया। ये थे डॉक्टर नासिर हुसैन, जो पार्लियामेंट में बेबाकी के साथ बात रखते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। हमेशा से वो साबित कदम रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।